हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है जुलाई में, उनके लिए कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। आई होप कि मेरे दिए हुए जो ये टिप्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हों आपके लिए और आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करें। किस तरह से हमको एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो एक्यूरेट हो और हमारा टाइम मैनेजमेंट बना रहे। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं ताकि हम जो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी हासिल कर सकें और उसके द्वारा उसका उपयोग करके हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें ताकि हमें क्वालिफ़ाई होने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसमें मैंने हेडिंग दी हुई है, आप नीचे दिए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों का पालन करके परीक्षा को बुद्धिमानी से हल कर सकते हैं। कोई भी आपकी परीक्षा हो, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, शांत दिमाग से अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन से भी कई बार हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है कि यही इसका राइट आंसर होगा। कीवर्ड जो दिया होता है क्वेश्चन में उसको बहुत अच्छे से आप समझें। अगर कीवर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कीवर्ड मतलब कि जिसके बारे में पूछा होता है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, तो उसको हम कोरिलेट करते हैं अपने ऑप्शन से, जो हमें 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसी को जो है हमें कोरिलेट करके अपना सही आंसर चुनना होता है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 3 पॉइंट हैं यहाँ पर। 3 पॉइंट्स ये हैं कि पहला है प्रायोरिटी सेट करना, दूसरा है कि किसी एक क्वेश्चन में बहुत सारा समय आपको नहीं वेस्ट करना है, बहुत सारा समय नहीं देना है उसको, और दूसरा है कि आप जो भी करें बहुत पेशेंस के साथ करें और अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। तो आपको जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेट प्रायोरिटी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, प्रश्नों को हल करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करें। मतलब क्या है इसका कि प्राथमिकता निर्धारित करने का कि यानी कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके जो हैं आपको लगते हैं कि आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करें, और जिनमें समय लग रहा है उन क्वेश्चंस को आप उसके बाद करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकें और एक्यूरेट हो, आपके जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं श्योर हो। जैसा कि सभी को पता है कि जो ईच क्वेश्चंस होता है वो 2 मार्क्स का होता है, और पेपर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स आपके होते हैं। जैसे 150 क्वेश्चंस हैं तो 300 टोटल मार्क्स होते हैं, और आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है दोनों के लिए। आप जैसे पहले गैप होता था कि पहले पेपर 1 हुआ और उसके बाद थोड़ा-सा आपको इंटरवल मिलता था, देन उसके बाद पेपर 2 होता था, बट अब ऐसा है कि अब चेंजेस आ गए हैं और अब आपका एक साथ पेपर दिया जाता है, और ये पेपर आपका सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। कंप्यूटर में आपको जो है ये एग्ज़ाम देना होगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि कई स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम दे रहे हों एग्ज़ाम, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट ये यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि डू नॉट टेक मच टाइम फॉर वन क्वेश्चन इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट। मतलब उस क्वेश्चन के बारे में ना पता हो, या फिर आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हो उस क्वेश्चन को लेके, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है कि नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो आपके कंप्लीट होल पेपर को जो है पूरा करने में लगे, ना कि एक क्वेश्चन में आप पूरा समय लगा के आप लास्ट में क्या करेंगे, आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हमारा फोकस रहता है कि हमारा जो पेपर है ना वो हम पूरा अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी के साथ करें। तो मैंने उसके साथ-साथ दिया हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ होता है फर्स्ट वाले पॉइंट में, कि अगर आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही आप कर पाते हैं। सेकंड आपका दिया हुआ है कि जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देना है, तो वहाँ पर दिया है कि एक्यूरेसी भी होगी इससे, और आपका जो है टाइम मैनेजमेंट भी होगा। टाइम मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अब नेक्स्ट आपका जो है लास्ट मैंने दिया हुआ है कि अटेम्प्ट ईच पोर्शन विद पेशेंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, पहला ये बात याद रखिएगा
कि क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट गो में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन उतना क्लियर ना हो जितना कि आप सेकंड टाइम पे उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। सो आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के समझ के देते हैं आंसर, तो वो उनके लिए फ़ायदा है कि वो क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़े, एक बार हिंदी में पढ़े और उसके बाद जो है ऑप्शन को रिलेट करके एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन का सही आंसर दें। सो इससे भी आपका जो है टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी का यहाँ मतलब है कि मतलब आपका 100% करेक्ट होता है। आपको श्योरिटी होती है कि जो भी मैंने आंसर लगाया हुआ है वो एकदम प्योर है, वो उसके 2 मार्क्स एकदम निश्चित हैं। उन छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी की रणनीति जिनकी परीक्षा जुलाई में है, यानी कि जिनकी परीक्षा 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक है, उनके लिए मैंने थोड़ा-सा ये एफ़र्ट किया हुआ है कि उनको मैं जो स्ट्रैटेजी है वो बना के दे पाऊँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस-किस दिन क्या करना है। ये वीडियो मुझे कल भी मैंने प्रयास किया, तो किसी कारणवश नहीं मैं इसको अपलोड कर पाई, बट हाँ, ये आज अगर आप कल वाला जो मैंने शेड्यूल किया हुआ था, वो अगर आज भी आप उसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का समय रिलैक्स का रखा था कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, वहाँ पर रिलैक्स करना है, ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो 7th का टाइम दिया था कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, जो भी आपका लास्ट पेपर हुआ था उसके बारे में मैंने दिया था, तो ये आप आज भी कर सकते हैं। यानी कि 8th ऑफ जुलाई को आप ये कर सकते हैं जो मैंने 7th के लिए शेड्यूल किया हुआ था। रिवीज़न करना है, अगर आपको लगता है कि रिवीज़न की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ के साथ रिवीज़न करते रहते हैं, फ्रीक्वेंट रिवीज़न करते हैं, तो उनको इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है कि जो आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उसको रिवीज़न करें। और मैंने जैसा इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये आपका जो है रिलैक्स टाइम होता है 1 दिन पहले, तो मैंने इसको ब्रैकेट में आपको इसीलिए रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक एग्ज़ाम डेट है 11th ऑफ जुलाई 9th के बाद, तो उसमें आपका शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने। ये 7th को प्रैक्टिस जून 2021 का जो लास्ट वाला पेपर है, उसको आपको करना है। वो दोनों ही पेपर के लिए लाभदायी है, दोनों ही पेपर के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको आप। करंट अफ़ेयर आपका जो है, जो भी करंट अफ़ेयर से रिलेटेड जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, उससे अपडेट रहिए। कुछ उससे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, वो आपके यूनिट से रिलेट हो सकते हैं, जैसे कि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट या फिर आपके हायर एजुकेशन एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ आ जाता है, या कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया जाता है, तो फिर वो आप जो है ये मेंशन है अलग से भी गवर्नमेंट स्कीम, तो आप वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। कमीशन एंड कमिटी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आप पढ़ें, जैसे कोठारी कमीशन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं कमीशंस के बारे में। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बजट जो है पढ़ना है आपको। बजट आपने पढ़ा ही होगा पहले, तो ये बजट आपके दोनों के काम आता है, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। कैसे कि पेपर 1 में आप जो है, जो भी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कीम्स आई होती है, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, या फिर कोई भी बैठक होती है, या फिर कोई जैसे कमेटी बैठती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हायर एजुकेशन से रिलेटेड कि शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं कोई, तो वो सारी, हाँ, ये भी आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ें कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानें। एनिशिएंट समय में क्या यूनिवर्सिटी, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, क्या एक बार पूछा गया था क्वेश्चन पिछली बार कि हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन-सी है? तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पढ़ें जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आपका 8th का मैंने दिया है कंप्लीट रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने स्टडी को टाइम दिया है, तो वो सारा कुछ आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जून 2021 का या लास्ट टाइम का जो पेपर है, उसको आपको जो है पूरा करना है सॉल्व, वो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए है। 9th का आपका समय रहेगा, जो 9th का टाइम आपका रहेगा वो है वही आपके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने में, उसको सॉल्व करने के लिए। अब 10th का जो टाइम रहेगा, जो जिनका कि पेपर 11th को है, तो वो रेस्ट वाला टाइम है।
आपको लगता है कि आपको कुछ रिवीज़न करना है, तो आपको मैंने बताया कि जो भी आपको लगता है कि हाँ, एक बार रिकॉल करने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि आप एक बार उसको उस टॉपिक को देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो आप करें उस टाइम पे। बट बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है या पढ़ना है, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। जो भी आपको लग रहा है कि आपके स्ट्रॉन्ग है कंसेप्ट्स, उनको देख लें एक बार इस टाइम पे, और नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छे मूड से, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जाके एग्ज़ाम को दे के आएँ। उससे पहले 1 दिन पहले अपना सारा जो भी है एडमिट कार्ड और आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो-जो आपको लेके जाना है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, वो सब तैयारी करके पहले ही रख लें। क्या आपको जो है पहन के जाना है, कैसे आपको जाना है, वो सारी व्यवस्था आपको 1 दिन पहले ही कर लेनी है। 12th ऑफ जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए मैंने शेड्यूल बनाया था। 7th को ही लेके बनाया है, 7th को क्योंकि वीडियो मेरे को अपलोड करनी थी, तो डिले हुआ है। उसके लिए मैं जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए, बट इतना भी लेट नहीं हुआ है। आप इसको जो रिवीज़न ऑल योर नोट्स फॉर बोथ पेपर्स, तो ये आप 8th को भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th वालों के लिए बहुत जो है टाइम होगा, है ना? इसके लिए आपको 8th को क्या करना है, जो भी जून 2021 का यानी कि लास्ट ईयर का जो जो पेपर है, लास्ट जो सेशन का पेपर है, उसको आपको सॉल्व करना है, और दोनों ही पेपर के लिए, मतलब पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। अब करंट अफेयर्स को पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, कमिटी कमीशन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बजट, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। 10th को है कंप्लीट रिवीजन प्रैक्टिस जून 2021 पीवाईक्यूज फॉर बोथ पेपर्स, और यानी कि 12th को अगर एग्ज़ाम है तो 1 दिन पहले आपको रिलीव करना है और अपनी सारी व्यवस्था करके रखनी है एग्ज़ाम देने के लिए। और जो भी स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट है उनको आपको क्लियर करना है, देखना है एक बार कि स्ट्रॉन्ग जो आपके कंसेप्ट हैं वो कम से कम आपसे ना छूटे। अब यूनिट वाइज़ क्वेश्चंस पैटर्न अगर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, तो इसमें क्या है कि 10 यूनिट्स होते हैं, आपको सबको पता है अपना सिलेबस, तो सिलेबस को बहुत स्ट्रॉन्गली आप एक बार देखें। और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि फैक्ट पे भी आधारित होते हैं, जिनको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। यानी कि आपको जैसे आप एज़ अ टीचर जो है सोचते हैं, किस तरह से आपकी क्या मेंटालिटी है, किस तरह से आप किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो सब आपको जो है यहाँ पर चेक करने के लिए कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, एक तो फैक्ट पे आधारित और एक सिचुएशन वाइज़ यानी कॉमन सेंस पे आधारित। रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे री प्लस सर्च बोला जाता है कि कोई चीज़ सर्च की गई है और उसको दोबारा से आपको सर्च करना है, देन वो रिसर्च होती है। तो उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे जैसे कि सैंपल्स होते हैं और हाइपोथेसिस होता है। तो क्या-क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और आपके यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस तो आते ही हैं। इस तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड भी जो है बहुत स्मूथ है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्टोरिकल मेथड जो होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एथिक्स ऑफ रिसर्च, तो ये सारे जो है वन गो में आप एक बार देखो, और कहीं पर भी कोई आपको लगता है कि कोई डाउट है तो एक बार उसको ज़रूर चेक करें। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कॉमन सेंस का तो कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ, जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा और वो आपको जो है एक बार रिवाइज़ करना होगा। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो जो भी रेड कलर में है वो मैंने प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, उसके लिए लगाया है। हालाँकि लॉजिकल रीज़निंग में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सिलोजिज़्म हो गया, और इसमें आपके जो भी प्रीमाइसेस से रिलेटेड होते हैं, प्रीपोज़िशन से रिलेटेड होते हैं, ये सारे ही प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। बट इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया जा रहा है। जब से ये जून 2019 में अपडेट हुआ है सिलेबस, तो इंडियन लॉजिक एक इसमें टॉपिक दिया हुआ है, जिसके अंदर यानी कि टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि बहुत डीपली क्वेश्चंस उससे आते हैं। ये इसीलिए मैंने येलो में किया हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका टोटली जो है आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए होता है। तो आप
कई बार जो होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार उन्होंने हो सकता है कि वो वन गो में फटाफट से पैसेज को पढ़ भी लेते हैं और उसका आंसर भी दे लेते हैं। बट जिनको प्रॉब्लम आता है उनके लिए ये है ट्रिक कि वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन में जो कीवर्ड है, मतलब जिसके बारे में पूछा गया है, उस वर्ड को उठा के आपको पैसेज में ढूँढना है। पैसेज में वो वर्ड मिलता है और मान लो कि वो कई बार होता है कि सामने-सामने वो आंसर दिया होता है और अगर आंसर नहीं दिया है तो उस कीवर्ड के पहले वाली लाइन और नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़े तो हो सकता है कि आपको एकदम क्लियर हो जाए वो आंसर। और ऑप्शन से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है, तो ऑप्शन को देख के भी आप जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका राइट आंसर कौन-सा होता है, तो वो कोरिलेट करिए और बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ आप आंसर दे सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन अब पेपर 2 में भी आता है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आज प्रैक्टिस करें। और जिनका जो है 12th को है, 11th को है, तो वो उनको और प्रैक्टिस का जो है टाइम मिलेगा। सो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि 30 नंबर का ये जो है 30 मार्क्स का आपका जो है ये यूनिट है। कम्युनिकेशन पार्ट बहुत ही ईज़ी है, बहुत छोटा पार्ट है, मतलब कि इसमें बहुत थोड़े से टॉपिक्स हैं जो जल्दी कवर हो जाएँगे। तो आप उसको जो है जैसे कम्युनिकेशन में हम डेली की लाइफ़ में कम्युनिकेट करते हैं एक-दूसरे से और इसमें टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे कॉमन सेंस से भी रिलेटेड होते हैं। तो कॉमन सेंस प्लस फैक्ट से रिलेटेड इसमें भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग पार्ट जो होता है उसमें आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाते हैं। रीजनिंग पार्ट में आपका टाइप्स ऑफ रीजनिंग पूछ लेंगे, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग में जैसे आपके डिडक्टिव, इंडक्टिव, अबडक्टिव और एनालॉजिकल, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके बारे में ज़रूर एक बार देख लें। और इसमें एप्टीट्यूड पार्ट जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट है, तो उसमें आपको जो है जैसे परसेंटेज है और प्रॉफिट एंड लॉस है और फ्रैक्शन है, तो वो आपको सिलेबस गो थ्रू करना है। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो उसी को बस एक बार देख लें क्या फ़ॉर्मूला है, कैसे उसको जो है लगाना है, किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज और इससे रिलेटेड जो है आपका जो मेथड है वो डीआई में भी यूज़ होता है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको बताया कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों ही हैं, तो आपको जो है दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, एक आपको टेबल दी जाती है, वहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन में ही पूरा सब कुछ लिखा हो कि क्या आपको करना है, टेबल को देख के किस तरह से सॉल्व करना है। फिर नीचे टेबल के नीचे जो है 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं 1 बाय 1 हिंदी में, इंग्लिश में। सो उसको आपको जो है जो भी पूछा जाए, जैसे एवरेज पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ पूछा जाए या परसेंटेज पूछा जाए या प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए, तो जिससे भी रिलेटेड है वो आपको जो है वहाँ पर आंसर देते जाना है। और हो सकता है कि अलग से टेबल के नीचे कोई फ़ॉर्मूला दिया जाए कि इस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके आप ऐसे करें, ब्रैकेट में कभी दिया होता है कि इस फॉर्म में आपको निकालना है, तो वो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डीआई अगर आपको करनी है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के आपको करना है कि करना क्या है आपको टेबल को देख के। सो आपके फिर उसमें एक्यूरेट होंगे और आपको कैलकुलेशन भी उतनी नहीं करनी पड़ेगी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी क्वेश्चन को समझने की। अब है नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। आईसीटी में क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज जिसको है, जिन्होंने कंप्यूटर पे काम किया है या कंप्यूटर पढ़ा है, तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो प्रैक्टिस पे आधारित होते हैं, प्रैक्टिकल आपने किया हुआ होता है वो। जैसे ईमेल किसी को भेजना है, एक बार क्वेश्चन आया था, तो आप जो है टू में किसको रखेंगे और ये बीसीसी में रखेंगे, तो इस तरह के फॉर्मेट दिए होते हैं वहाँ पे ईमेल जब आप सेंड करते हैं किसी को, तो बीसीसी में अगर कोई एड्रेस दिया हुआ है आपने ईमेल एड्रेस, तो वो दिखेगा कि नहीं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था पिछले मेरे ख्याल से जुलाई 2018 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो वो सिनेरियो देख के भी पूछ सकते हैं ऑप्शन में कि किस तरह का जो है फॉर्मेट आएगा, नहीं दिखेगा उनको बीसीसी वाला जिनको आप 2 में रखेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल पे आधारित भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज है। और कंप्यूटर के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं और मेमोरी से रिलेटेड
कि सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इस तरह के क्वेश्चंस जो है बनते हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपका जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग फॉर्म में या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग फॉर्म में। जैसे कि आपका मेमोरी का ही बताया गया था कि जीबी पहले आता है या एमबी पहले आता है, टीबी आता है, टेराबाइट टीबी का मतलब होता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या जो है स्कीम्स आई हैं इससे रिलेटेड, तो बहुत सी जानकारी होती है। तो जैसे कि ये एक्ट होते हैं बहुत से इसमें, सो उसके बारे में भी आप समझ लें कि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जिनको आपको एक बार पढ़ना होगा। मॉन्ट्रियल एक्ट होता है और एसडीजी के बारे में आपको जानना होता है। तो वो इन सब के बारे में आप जो है एक बार ज़रूर देखें। हायर एजुकेशन, जैसे पहले हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है कि पहले एनिशेंट इंडिया में क्या होता था, उसके बाद क्या क्या स्थिति आई, किस तरह से पढ़ाई होती थी, किस तरह से स्टडी जो है होती थी, और कौन सी यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता के बाद आई, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है पहले इस्टेब्लिश थी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी होती है, तो उनको भी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में जो है ऑर्डर करने को आ सकता है, आया भी है पहले क्वेश्चन इस तरह का। सो वो भी आप जो है एक बार गो थ्रू कर लें, देख लें। तो हायर एजुकेशन में आपको जो है इसमें रैंकिंग भी आ सकती है, जैसे कि क्यूएस रैंकिंग होती है, एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, तो वो आप एक बार देख लें कि कौन सा कॉलेज जो है जो बेस्ट है। इस तरह से होता है, जैसे मिरांडा कॉलेज दिल्ली का, वो काफ़ी समय से जो है बेस्ट पोजीशन में था, नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे। तो इस तरह से रैंकिंग हमें पता होनी चाहिए कॉलेज की। तो इसको कैटेगराइज़ भी किया गया है, जैसे साइंस जो है, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो ये कैटेगराइज़ भी होते हैं, तो एक बार रैंकिंग को ज़रूर देख लें। तो ये ओवरऑल आपका जो है 10 यूनिट्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसकी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। बट आपको जो है एक बार अपने से जो सेल्फ स्टडी के थ्रू एक बार रिवीजन करना है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, जो भी पढ़ा हुआ है सिर्फ उसको जो है स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी यूनिट्स हों जो कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो एक बार उसको ज़रूर रिवीजन करें। क्वेश्चन टाइप्स कौन-कौन से होते हैं आजकल, आपने देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में बहुत इश्यू आता है स्टूडेंट्स को समझने में कि क्या होता है, कैसे इसको करना चाहिए, सब ये पूछते हैं। तो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन किससे बनेंगे? जो भी ये टाइप है क्वेश्चन के टाइप, वो इसी पे आधारित होंगे आपके पेपर 1 से ये पेपर 1 के जो जितने भी यूनिट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, इसी पे आधारित होंगे। तो असर्शन और रीज़न भी इसी को देख के दिया होगा, कोई टॉपिक लिया गया होगा, मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक लिया और उसी से एक असर्शन और रीज़न बन गया। असर्शन का मतलब जो स्ट्रॉन्ग आपका जो है कुछ कहते हैं, कोई कथन होता है, तो उसको आपको जो है बताना होता है कि उसका जो रीज़न है, 2 स्टेटमेंट है, एक तो आपका जो है असर्शन है और दूसरा आपका रीज़न है। असर्शन मतलब एक कथन जो कि आप स्ट्रांगली कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, और उसका जो रीज़न है वो नीचे दिया होता है दूसरे स्टेटमेंट में, जो कि आपको रिलेट करना होता है कि उसका रिलेशन इससे है कि नहीं, यानी कि असर्शन से रीज़न का रिलेशन है कि नहीं। और इसमें आपको जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाता है। सबसे पहले 2 स्टेप्स भी आपको फॉलो करने होते हैं। पहले देखना होता है कि दोनों जो हैं वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि कौन सही है कि गलत है। फिर उसके बाद आपको रिलेशन निकालना होता है कि हाँ, इसका रीज़न है कि नहीं, असर्शन का रीज़न जो है वो ठीक है कि नहीं। तो उस तरह से ऑप्शन भी फॉलो करते हैं, ऑप्शन को देख के आंसर दे सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या है कि कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पूछने की कोशिश की जाती है, तो इसमें जो है बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैच द फॉलोइंग में ध्यान रखिए हमेशा कि आपको ऑप्शन को भी देखते चलना है। हो सकता है कि ऑप्शन से ही आपको राइट आंसर मिल जाए। 1-2 ही आपको कांसेप्ट क्लियर हो तो ऑप्शन को देखने से वो मान लीजिए कि 5 वो दिए हुए हैं कांसेप्ट मैच करने के लिए, और वहाँ पर 3 मैच कर रहे हैं,
ऑप्शन में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, या 2 भी मैच कर रहे हैं और किसी ऑप्शन में 2 नहीं मैच कर रहे हैं, तो आपको सही आंसर का तुरंत पता चल जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्या होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड में 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और दोनों कथन को जो है, दोनों अभिकथन जो है, उनको तर्क को देख के हमको पता लगाना होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। एक सही है या दूसरा गलत है, या पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इस तरह से हमें जो है स्टेटमेंट पता लगाने होते हैं। और इसमें एक मैंने अलग से क्वेश्चन भी देखा था कि 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए थे। तो बस ये है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का टाइप कोई भी हो, फॉर्म कुछ भी हो, बट ये है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी तरह के ऑप्शन को भी पढ़ के एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यानी कि 5-6 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से 2-3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो वो आपको देने होते हैं। ए बी सी है सही है, या डी ई बी सही है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को देख के पता लगाना है कि कौन सा आंसर सही है। इसमें भी ये पूछा जाता है कि मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो ये बात का ध्यान रखें। सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे होता है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो ये बात जो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट आते हैं। तो उसे आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि किस फॉर्म में लगाना है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। सो उस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो सही आंसर दे पाएंगे। सो इतना था ओवरऑल एग्ज़ाम के लिए टिप्स आपको मैंने जो प्रोवाइड किया। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनके एग्ज़ाम कल हैं और जिनके एग्ज़ाम उसके बाद हैं 11th को 12th को, जुलाई में जिनके एग्ज़ाम हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।